नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग इससे पहले कहानी पढ़ रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। लेकिन ये कहानी इतनी ज़्यादा लंबी है कि एक क्लास में आपको पढ़ाई नहीं जा सकती थी और मैं आपको कहानी का सिर्फ कथानक बता के काम खत्म करना चाहता भी नहीं था। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको पूरी कहानी पढ़ाऊं ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो। तो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस क्लास को आप बिल्कुल मत देखें, अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। इस क्लास से पहले आप उस क्लास को देखें जिसमें कहानी के तथ्य आपको बताए गए हैं और फिर लगभग 35% कहानी पूरी कर दी गई है। 70% कहानी जो उस दिन शेष बची थी, आज हम लोग इस क्लास में उसको पूरी करेंगे क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर एक क्लास में बना देते तो आपका भाग जाना तय था, तो इसको दो बार में हम दोनों लोग पढ़ लेंगे। तो कहानी में अभी तक इतना ही हुआ है कि हीरामन एक पात्र है। कहानी जब शुरू होती है तो हीरामन अपनी जो है बैल गाड़ी के बारे में बताता है कि कैसी कैसी मुश्किलों में उसने गाड़ी वानी की है। उसने एक दो कस्में भी खाई हैं उस अपने करियर में कि मैं जो है कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा, मैं कभी बांस की लदनी नहीं ला दूंगा। फाइनली उसको जो है एक मेले में एक जो है मथुरा मोहन कंपनी की एक महिला मिलती है। वो उसकी इस बार की सवारी है और उसी का आपस में संवाद चल रहा है। गाड़ी चल रही है, बीच में संवाद चल रहा है। धीरे धीरे हीरामन और हीराबाई आपस में घुल मिल गए हैं, आपस में बातें होने लगी हैं और अब धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति दोनों सहज भी हो गए हैं। तो हीराबाई हीरामन से एक गीत गाने के लिए कहती है। तो फिर हीरामन कहता है कि रास्ते में तो गीत गा नहीं सकता, गाड़ी को थोड़ा दूसरी साइड से ले चलते हैं, वहां पे फिर मैं एकांत पड़ेगा, वहां मैं आपको गीत सुना देता हूं। तो उस एकांत में जो है हीरामन लेके आया है हीराबाई को और वो महुआ घटवारिन का गीत और कथा जो एक ही में है, जो कथानुमा गीत है, उसको गाना प्रारंभ करता है। यहां से आज की कहानी शुरू होती है। तो शुरू करते हैं कहानी, देखते हैं आगे कहानी में क्या है। कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इतनी ज़्यादा अच्छी कहानी है कि इस पे जो है वासुदेव भट्टाचार्य ने फिल्म भी बनाई थी तीसरी कसम से। इसका पहले नाम मारे गए गुलफाम हुआ करता था, फिर तीसरी कसम से इस पे मूवी बनी, फिर इसका नाम हो गया था तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। खैर, अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। महुआ घटवारिन वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला पूरा कर दिया है। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता है। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इस मुल्क में यानी मुल्क में इस मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षनी, यानी ये जो आंचलिक कहानी है तो इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। राक्षनी का मतलब है राक्षसनी, संतवती का मतलब है सतवती, घटवारिन का मतलब है जो घाट पे रहने वाली स्त्री। बहुत राक्षनी, बहुत बड़ी नजर चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी। राक्षनी ने, मतलब उसकी उस माँ ने, जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया और उसने गाना शुरू किया। ये हे सावन भादवा रे, ये जो है उसने कुल मिला के गीत गाया। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। मेरा गला हीरामन जितना अच्छा है नहीं कि ये गीत को मैं गा पाऊँ। फिर उसके बाद, ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी बारी कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है।
अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोई के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्र की माड़ी बंद कर ली, आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे हैं और हर हरा कर वर्षा होने लगी है। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। ये जो उसकी माँ है वो सौतेली माँ है। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई, जी भर को कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहुनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। फिर उसने ये जो है गीत गाया। ये जो है उसने पूरा गीत गाया। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं? भाखा यानी भाषा। भाखा भी समझती हैं कुछ, या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली मतलब हीराबाई, समझती हूं। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूछा, पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही थी। उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता था, महुआ थम जाओ, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूं, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसकी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलट कर भी नहीं देखती, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। यानी कहानी इतनी भावुक थी कि उसके बैल भी भावना में बह गए। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। वो जो है हीरामन को मीता कहकर पुकारती है। तब उसके मन से निकलता है, इस आशिक कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। छी बड़के भैयन, ले। ननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों
को बीती हुई बातों को याद दिलाता रहा। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले ननपुर से फरबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और। ननपुर के हाट बांट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर लाया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया, क्या बोले वह, लाज की बात है, लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर है, पीजिए गुरुजी। हीराबाई हंसी, फिर उसके मन से निकला इस। नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर के 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। बाहर बखेड़ा, आप मुझे गुरुजी मत कहिए। हीराबाई कहती, आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र हो। हमारे शास्त्र यानी शास्त्र में, सॉरी, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। इस शास्त्र पुराण भी जानती है, मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी वही वाला गीत, सावन भादो वाला। हीरा मन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जहन महुआ घटवारिन, वो उसी को महुआ घटवारिन के रूप में देख रहा है। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन को कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गईं। सामने फरबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फरबिसगंज तो हीरा मन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फरबिसगंज आया, मेले में लदनी लादी और किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी की चारों ओर से घेर का बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ी वान पट्टी में। सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। यानी हीराबाई जो है वो मथुरा मोहन नौटंकी की लैला पहले वहां किरदार करती थी लैला का, लेकिन अब इस बार ये रौता नौटंकी कंपनी में आई है। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी, कौन हीरामन, किस मेले से किस चीज की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मनोहर, धुन्नीराम, पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे में सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनकी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। उसके दोस्त जो है उससे पूछ रहे हैं कि गाड़ी में क्या है, तो हीरामन संकोच से बता रहा है कि कंपनी की औरत है। एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मनोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई, हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। हीराबाई कहती है, लो तुम खा लो। क्या है, पैसा? इस
पैसा देकर हीरामन ने कभी फरबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, कितने दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीरा बाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मनोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरमिन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। हीरामन ने लाल मनोहर का हाथ टीप दिया, बेसी भचर भचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते धुन्नी राम ने अपने कुलबुलाते हुए दल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाघ, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोग के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तिस पर कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला, देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है पलटदास, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपसप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्मसाण है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई थी। यानी जब उसने बाघ गाड़ी में अपने बैलों को लगाकर उसकी जो है बाघ गाड़ी ढोई थी, तब 2-1 महीने तक उसके देह से वो बाघ की जो गंध आती थी वो नहीं गई थी। लाल मनोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या है लाल मनोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने, देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मनोहर ने बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मनोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लाल मनोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआइन के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटराम? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपसप होशियारी से करना, यानी हीराबाई से अगर कुछ बोलना तो थोड़ा होशियार रहना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने, और हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर
नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भाग आया। पलटदास क्या जवाब दे, वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा था। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी टीसन जाकर माल लादना है, भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूं तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मनोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले गए। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मनोहर से कहा, जरा मेरे इस कांधे को सूंघो तो सूंघ कर देखो ना। लाल मनोहर ने कांधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुख से अस्फुट शब्द निकला, ए। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मनोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था सच, सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर हाथ ना लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मनोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा कि टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से ही खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर के मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया हो। किसी ने क्यों इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहां से आ गया। उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं। लाल मनोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मनोहर की ओर देखा। बोलने का भी जरा भी ढंग नहीं इस लाल मनोहर को। धुन्नी राम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलें। उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या है। बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान में मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा। तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मनोहर दौड़ता हाँपता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो, चल कर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा, छापी फार्म में 7 हीराबाई की जय जय कर रहा है। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ
अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मनोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लाल मनोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से धुन्नी राम और लाल मनोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है, लेकिन हीरामन की एक बात, धत कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मनोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों? लाल मनोहर कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मनोहर को इशारा किया। पूछताछ का भार लाल मनोहर के सिर। लाल मनोहर कचहरी बोलना जानता है। लाल मनोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मनोहर की कचहरी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं, बुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गईं। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वह फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? मतलब हीराबाई ने कहीं से उसको आवाज दिया। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहां आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इनको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने को बोला है। लाल मनोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं 5-5 चारों अठनियां बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है या नहीं? लाल मनोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट दास तो फिर पलट कर आया नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव जाकर यह बात एक पंछी भी ना जान पाए, यानी गांव में किसी को ये ना पता चले कि इन लोगों ने नौटंकी देखी है। लाल मनोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की, यानी पलट दास ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ न लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट मार लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मनोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा। लाल मनोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी, गाली गलौज के साथ। सौदा कहीं का। धुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा कि पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा, कौन यह लहसनवा कहाँ जाएगा। लहसनवा रो पड़ा। मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक झलक, बस एक झलक, यानी उसे भी नौटंकी देखनी है। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते हुए लोग पंक्तियों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट के पास भी देखकर हीरामन की
बड़ी हंसी आई। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मनोहर उधर देखकर कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग, इन लोगों के पास तो भाई पास है, इनको तो टिकट लेना ही नहीं है। कौन? पलटदास, कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मनोहर ने पराए गांव की आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका था। बोला, देखो पलटा, ये मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पे पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी, यानी जो लहसनवा वहां पे जो है गाड़ियों की देख रेख में है, बीच बीच में जाते रहना और उसको यहाँ पे भेजते रहना। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मनोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी कि गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम, दांत से जीभ काटते हुए पलटदास ने कहा। पलटदास ने बताया कि अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा। यह तो पास है, कहां से मिला? अब लाल मनोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहां से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब में 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मनोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पूछकर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचनवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। 8वां दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंचों वाले दर्जे, पर्दे पर राम बन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आईं। हीरामन ने कहा, लाल मनोहर छापी सभी खड़े हैं या चले गए? लाल मनोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता था, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मनोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा सबसे पीछे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल हैं। कुर्सी बेचकर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरजिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच आई। हिरिया बड़ा लपटिया आदमी मालूम पड़ता है, उसने लाल मनोहर की आंख के इशारे से कहा। इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हीराबाई को हिरिया कह दिया। घन घड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लाल मनोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुल बदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम से दी जाएगी। अजी है ऐसा कोई फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा। अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्रा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत
में मिस्सी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती होगी, हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है, कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है, तुमको बात क्यों लगी, कौन है रंडी का भड़वा, मारो साले को मारो तेरी। मतलब वो लोग जब उसको इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो इनको और हीरामन को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, हीरामन और हीरामन की पूरी टीम को। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही थी, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मनोहर दुआली से पटपटा कर पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है, साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था, मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मनोहर तिलमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ दे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहाँ बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर फिर से लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नी राम का ख्याल आया। अरे धुन्नी राम कहाँ गया। मालिक ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्ला कर पुकार रहा था, ओ लाल मनोहर मालिक। लाल मनोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मनोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा का नेपाली सिपाही लाल मनोहर के पास ले आया। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मनोहर के पास ले आया। लाल मनोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा है, बोलिए तो जरा, चेहरा दिखा दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटी के साथ ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता है हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगा रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मनोहर को लगता है कि हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी लाल मोहर है। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की बात, वही राम, वही सीता, वही लखनलाल, वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह के रूप धर कर आता है। राम और सीता के रूप बदल लेते हैं, राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन सिया सुकुमारी माली के लड़के का दोस्त लखनलाल है। सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तोहके लेके नाए, जैवे नरहट की बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत आधी कड़ी हाथ लगा है, मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, बेचारा गुलफाम।
तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसीलिए बार बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं है, बड़ी खिलात औरत है, तेरा देहाती लठैत पाल रही है, वह मेरी जान भी कहे कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन भाड़ा ढोता रहा हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता है। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मड़राने लगती है। भैया मीता हीरामन, उस्ताद गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता है। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से ले देकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है हाथ जोड़कर। लाल मनोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएं। लाल मोहर उदास रहता है, धुन्नी राम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कह तो नहीं दिया, बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा है। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौत का पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे, हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन भाई। लाल मनोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मनोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर यानी स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लाल मनोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखे रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा है। कुर्ते के अंदर से थैली निकालकर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट
कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी में, वैनैली मेला ना आओगे। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपए, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन का सौदागर ने खरीद जो लिया है। महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल कर आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीसन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन को ही देख रही है। टुकुर टुकुर लाल मनोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई है। कू गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर की एड़ी को कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पूंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई, मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मनोहर से पूछा, तुम कब लौट रहे हो गांव? लाल मनोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा, अच्छी बात है, कोई सामान देना है घर। लाल मनोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी को गांव की ओर मोड़ दिया। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। हीराबाई तो चली गई है। रेलवे लाइन की बगल में बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल महक उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज मुखर होना चाहती। हीरामन के ओंठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है। कंपनी की औरत की लदनी, उसने तीसरी कसम खाई कि अब कभी कंपनी की औरत वह नहीं ला देगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैल ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी मारे गए गुलफाम। तो ये जो है पूरी हो गई कहानी में मेरी तरफ से कई गलतियां हुई होंगी, मुझे पता है, तो कृपया मुझे क्षमा करें। बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है कहानी पढ़ना। आप इसको जो है अपने स्तर से अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई हो तो समझ लेना।